Morning everyone. I'm Kavita Verma. I'm intern at Taru Mitra. Currently I'm working on a solid waste management project. Today I'm going to tell you about the rules and regulation of solid waste management. Today we are going to discuss on plastic waste management rules. ठीक है? तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल का इनिशिएशन कहाँ से हुआ, कहाँ से रूल्स बनने स्टार्ट हुए? सबसे पहले इन द ईयर 1919 हमारे पास रूल थे रिसाइकलिंग प्लास्टिक एंड मैन्युफैक्चरर रूल्स. आफ्टर फ्यू इयर्स ये रूल्स चेंज हो गए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के नाम पे. पहले वो सिर्फ प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लास्टिक एंड मैन्युफैक्चरर्स थे, जो बाद में उसके मैनेजमेंट और हैंडलिंग के भी से फिर मॉडिफाई हो गए. फिर 2016 में हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, जो अभी तक हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं. लाइक 2000 वाले जो 2016 के जो रूल है उन्हें ही हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं. बस इन ईयर्स में उनमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं. इन द ईयर 2018 उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, फिर 20 में कुछ हुए, और अभी नेक्स्ट रूल का हम वेट कर रहे हैं 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हो, वो अभी अवेटिंग प्रोसेस है. तो अभी हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को ही फॉलो करते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं. स्टेक होल्डर्स हमारे हैं स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज हो गए. एनी वन ऑफ यू नो अबाउट CPCB, SPCB और PCC? किसी को पता है? यस, नो, एनीवन? किसी को पता है कि CPCB, SPCB या PCC क्या है? नो मैम. So, CPCB stands for Central Pollution Control Board. हमारे यहाँ जितने भी पोल्यूशंस हैं उन सबको मॉनिटर करने के लिए उनके लेवल्स क्या है, उन सबको कैसे करना है, मैनेज करना है. जैसे हर डिपार्टमेंट होता है ना, हर चीज़ का डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो पोल्यूशन के लिए भी हमारे पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज है. लाइक जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रली काम करती है. वो इन SPCB और PCC दैट इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज को गाइडलाइंस देती हैं, उन्हें मॉनिटर करती है. तो CPCB जो है वो हेड बॉडी है यहाँ पे. और हम जैसे बिहार में है तो हमारे बिहार में हमारी बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है. कुछ लोग झारखंड में होंगे तो वहाँ झारखंड की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है. और ये जो PCC जो होते हैं ये यूनियन टेरिटरीज एरिया में है. तो ये इन तीनों का बेसिक डिफरेंस था. नेक्स्ट इज म्युनिसिपैलिटी. हमारे जो ग्राम पंचायत है या फिर जो नगर निगम है. अनदर इज जो प्रोड्यूसर है और जो ब्रांड ओनर्स हैं वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, जो जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं. ये सभी हमारे स्टेक होल्डर्स है. रिटेलर्स हो गए, छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इवन वेस्ट जनरेटर्स जो हैं वो सभी स्टेक होल्डर्स में आते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू टर्म अभी इसमें आया है, दैट इज प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, PROs. ये भी हमारे स्टेक होल्डर्स है. अब ये जो रूल्स बने हैं इनकी स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमिटीज होती है. जो भी रूल्स है, अब रूल्स बने तो उनको मॉनिटर करना भी उतना ही जरूरी है. तो इस मॉनिटरिंग कमिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे सेक्रेटरी होते हैं UDD के. लाइक UDD इज फॉर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. हम लोग जो अर्बन एरियाज में हैं इन सबके डेवलपमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा है. नेक्स्ट इज म्युनिसिपल कमिश्नर हो गए, डायरेक्टर हो गए, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, ये सभी उस स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं. GST नॉमिनी कमिश्नर्स और जो प्लास्टिक एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सभी हमारे स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज के मेंबर्स हैं. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी. अब ये जो सारे मेंबर्स हैं इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इन मेंबर्स कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है
कि वो हर 6 महीने में एक मीटिंग करेंगे इन रूल्स के ऊपर, और ये रूल किस तरीके से फॉलो हो रहा है, इसे फॉलो करने में क्या दिक्कत आ रही है, या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या इसमें कुछ किस तरीके से चल रहा है ये प्रोसेस, इन सबको मॉनिटर करने के लिए इन लोगों को 6 महीने के अंदर एक मीटिंग करनी होती है। ये रूल्स के अकॉर्डिंग इन सभी स्टेक होल्डर्स या फिर जो भी कमेटी मेंबर्स है, इन सबको हर 6 महीने में एक मीटिंग करनी होती है। और फिर अगर ये 6 महीने में नहीं मिलते हैं तो इन्हें साल में एक बार तो मिलना ही है, ये कंपलसरी है इस रूल के अकॉर्डिंग। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया सीपीसीबी, एसपीसीबी और पीसीसी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल बना है कि प्लास्टिक को कैसे मैनेज करना है, उनका जो 2016 का रूल है, उन्हें कैसे ये प्रोसेस में लाए, और फिर इन्हें कैसे रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और मल्टी लेयर पैकेजिंग और इसके डिस्पोजेबल के प्रोसेसिंग को, इन सबको कैसे ये एक्शन प्लान्स में लाएंगे, इन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन सबको ये इंश्योर करना होगा कि जो मैन्युफैक्चर कैरी बैग्स है या फिर जो रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स है या मल्टी लेयर पैकेजिंग है, ये सारे जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ये बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ना हो। जैसे हम गाड़ियां खरीदते हैं तो पहले उनकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर ताकि उनके पास एक डेटा रहता है कि इतनी गाड़ियां निकली हैं, इस तरीके से सारे डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ सीपीसीबी और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की, कि जो भी प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर, रिसाइकेबल प्लास्टिक हो गए या फिर कोई भी प्लास्टिक, पैकेजिंग प्लास्टिक हो गए, मल्टी लेयर प्लास्टिक्स हो गए, इन सबको वो इंश्योर करे कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कंपनी ये प्लास्टिक्स ना बनाए। नेक्स्ट इज कि अगर इन्हें जब ये रजिस्ट्रेशन होते हैं तो इन्हें एक रिन्यूअल देना पड़ता है हर बार, तो इन्हें ये भी इंश्योर करना होता है कि जब ये रिन्यूअल को दे तो जो प्लास्टिक वेस्ट का है, इन्हें वैसे रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करना है जो इन एक्शंस को वायलेट कर रहे हैं, या फिर जो भी इस प्रोसेस को या फिर इस रूल को के तहत काम नहीं कर रहे, तो उनके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करना, ये भी मॉनिटरिंग करना इनका ही काम है। नेक्स्ट इज इन्हें टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करना है। जो भी गाइडलाइंस बनती है, जैसे कि अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेज के लिए जो रूल्स है, इन्हें टाइम टू टाइम ये रूल्स या फिर गाइडलाइंस की आप इस तरीके से प्लास्टिक को मैनेज कीजिए, इस तरीके से डिस्पोज कीजिए, इन सब के जो रूल्स है, इनको इनकी गाइडलाइंस है, हमेशा न्यू गाइडलाइंस या फिर कुछ मॉडिफाइड गाइडलाइंस जो भी है, इन्हें टाइम टू टाइम इंश्योर करना है उन गाइडलाइंस को देने का। फिर एक एसपीसीबी और पीसीसी शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट। अब जैसा कि मैंने बताया, जो एसपीसीबी और पीसीसी है, ये जो भी एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे अपने स्टेट की कि किस तरीके से इन्होंने प्लास्टिक मैनेजमेंट में क्या काम किया, क्या गाइडलाइंस दी, उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, उसके क्या आउटकम्स आए हैं, ये जो सारी रिपोर्ट्स है, इन्हें 31 जुलाई से पहले, हर साल के 31 जुलाई से पहले इन्हें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देना होता है। आप सबने देखा होगा कि और अगर मतलब कह रहे थे कि अगर पॉल्यूशन का मामला क्रिटिकल हुआ तो फिर कुछ होता है क्या? फिर से बोलेंगे प्लीज। मैम हम कह रहे हैं कि अगर स्टेट होल्डर सब बताएं कि उस स्टेट का पॉल्यूशन लेवल थोड़ा हाई हो गया है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल, सो क्या तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस देते हैं। फिर उस वक्त क्या जरूरी है, लाइक कभी ऐसा होता है ना, अभी दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा कि पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ गया था, तो फिर वहां पे उन्होंने ऑड इवन लागू किया था, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है या फिर प्लास्टिक का, अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन की बताए तो अच्छे से मैनेजिंग या पैकेजिंग नहीं हो पाती, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा। तो फिर ये एसपीसीबी और पीसीसी जो है ये गाइडलाइंस देते हैं, फिर किस तरीके से उन्हें कम करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, इन सारे को वो लोग गाइडलाइंस, अभी यहाँ पे मैंने बताया ना टाइम टू टाइम गाइडलाइंस, ये इसी के अंडर आता है। क्लियर? यस मैम। तो
जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में हम सुनते हैं अक्सर ये मार्च ऑडिट होता है कि मार्च महीने में सब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसी तरीके का ये 31 जुलाई का हमारा ये पॉल्यूशन का जो ये पूरा मैनेजमेंट रूल है, इन सब की रिपोर्ट जो होती है इन्हें सीपीसीबी को देनी पड़ती है। ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गए या पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज हो गई, इन सबको ये सीपीसीबी को गाइडलाइन ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक एनुअल रिपोर्ट सीपीसीबी भी बनाते हैं। जैसे कि उन लोगों को सारे रिपोर्ट्स मिल गए सारे स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरीज से, तो यहाँ पे सीपीसीबी भी एक रिपोर्ट बनाती है जो वो शेयर करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या फिर उनके जो रिकमेंडेशन बॉडीज होते हैं। 31 अगस्त से पहले वो ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं कि यूज और मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट का, ये सारे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या था 2000 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 और 16 में क्या था और क्या नहीं, कुछ न्यू चीजें हैं या क्या नहीं है। पहले जो रूल था वो 11 का, वो सिर्फ म्युनिसिपल एरियाज तक ही कन्फाइंड था। वहां पे उसमें सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। मगर अब जो 2016 के रूल है, इस रूल के अंडर यहाँ पे सारे वेस्ट जनरेटर्स, लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, प्रोड्यूसर्स और जो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स है, दैट इज PIBOS, इन ये सभी रिस्पॉन्सिबल है इस रूल को फॉलो करने के लिए। ये रूल सभी पे अप्लाई हुआ, पहले ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे ही था, अब ये सबके लिए है। नेक्स्ट इज ऑन प्लास्टिक। पहले जो था कैरी बैग्स जो था वो वर्जिन प्लास्टिक का हो, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का हो, तो वो लेस देन 40 माइक्रोन उसकी थिकनेस होती थी। मगर अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग कैरी बैग्स जो है, जो वर्जिन प्लास्टिक और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बने हैं, वो 50 माइक्रोन से ज्यादा पतले नहीं होने चाहिए। जो 40 था उसे इंक्रीज करके इन्होंने 50 माइक्रोन कर दिया नए रूल्स में। नेक्स्ट इज जो कैरी बैग्स और प्लास्टिक बैग पैकेजिंग और रीयूज के लिए फॉर फूड स्टफ, फार्मास्यूटिकल्स और ड्रिंकेबल शुड बी यूज्ड इन नेचुरल स्टेट्स और यूजिंग पिगमेंट एज पर कोड। एक कोड होता है जैसे BSI मार्क हो गया, सारे जो कोड्स होते हैं आप लोगों ने सुना, इसी तरह की प्लास्टिक की कोडेज होते हैं, पिगमेंट की भी कोडिंग्स होती है। तो ये जो 2011 रूल के अकॉर्डिंग था, तो उस कोड्स को ही फॉलो करके ये प्लास्टिक स्टफ और फार्मास्यूटिकल्स की जो पैकेजिंग हो रही थी वो सब यूज हो रहे थे। और इस रूल में कोई चेंजेस नहीं है, वो रूल एज इट इज है। Next is carry bag made up of recyclable plastics will not be used for storing, carrying and dispensing and packaging foodstuff or drinkable। जो भी प्लास्टिक रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बना है, मतलब कि जो एक बार यूज हो गया, वर्जिन प्लास्टिक जो कि फ्रेश प्लास्टिक है, और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक जो कि यूज प्लास्टिक से बना है, ठीक है, तो उसे हम दोबारा स्टोरिंग के लिए या फिर डिस्पेंसिंग या पैकेजिंग, फूड स्टफ की पैकेजिंग या ड्रिंकेबल वाटर की पैकेजिंग के लिए हम नहीं यूज कर सकते। और ये सेम रूल 2016 में ही है, में भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट रूल इज जो भी सैशे वगैरह है, लाइक ये स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड सेलिंग गुटखा, टंबाकू और पैन मसाला के जो पैकेट्स है, इन सबको स्टोर करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, और इस रूल में भी कोई चेंजेस नहीं है। प्लास्टिक शीट्स के लिए पहले कोई रूल्स नहीं था 2011 के रूल में। नाउ इन 2016 रूल, plastic sheets which is not an integral part of material packaging, plastic wrapping should not be less than 50 microns in thickness। जो भी ये टेट्रा पैक्स वाले जो प्लास्टिक होता है, जो अक्सर हम लोग देखते हैं फ्रूट जूस वगैरह में, ये मिल्क पैकेट्स में जो इंटरनल पैकेजिंग इंटीग्रल पार्ट होता है जो पैकेजिंग मटेरियल के, उन सब की जो थिकनेस होती है वो 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए प्लास्टिक शीट्स की। नेक्स्ट इज अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स और सेलर of compostable plastic carry bags shall contain a certificate from the CPCB before marketing and selling their products। अभी आप लोगों ने बहुत सारे मॉल्स में देखा होगा जो प्लास्टिक्स आते हैं उसमें लिखा होता है I am not a plastic, I am a degradable plastic bags। तो उस तरह की बैग्स बनाने की जो कंपनी होती है उनके लिए पहले कोई रूल्स नहीं थे, बट अब
अब जो है न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन सभी को सीपीसीबी से, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी नहीं, उन्हें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। यूएलबी इज फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। जो अर्बन लोकल बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल होती थी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और उसके जो भी एसोसिएटेड फंक्शंस होते थे वो अभी भी अर्बन लोकल बॉडीज भी ही रिस्पॉन्सिबल है। नए रूल के अकॉर्डिंग भी अर्बन लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और उससे जो भी एसोसिएटेड फंक्शन है। अब इसमें नई चीज क्या ऐड कर दी गई, ये लाइक कि अब जो प्लास्टिक है उन्हें सेग्रीगेशन भी करना होगा। अब उन कचरे को अलग अलग भी करना होगा। नए रूल के अकॉर्डिंग इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अलग अलग कचरे की इंश्योरेंस करें कि वो कचरा अलग अलग, जैसे रिसाइक्लेबल प्लास्टिक और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक अलग अलग हो, ये भी इंश्योर करना ये नए रूल में एक एडिशन है। पहले के रूल्स में ऐसा कुछ नहीं था कि आप उस प्लास्टिक को कैसे यूज कर सकते थे, बट अब के रूल में, नए रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एनकरेज करना है कि प्लास्टिक से कैसे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, या फिर अभी आप लोग ने सुना होगा कि प्लास्टिक के से पायरोलाइसिस के प्रोसेस से लाइक ऑयल बना रहे हैं, जिससे वो फ्यूल बना रहे हैं, जिससे कि वो गाड़ी रन कर रहे हैं, या फिर अभी रोड कंस्ट्रक्शन में ये प्लास्टिक का यूज हो रहा है। ये अब गाइडलाइंस भी है कि आपको वो जो अलपत्रे होते हैं उनके साथ प्लास्टिक को यूज करना, उसकी बाइंडिंग अच्छी करता है, और फिर इनके इंसर्नेशन के लिए इन्हें डालना होता है, जहाँ पे सीमेंट की जो भट्टियाँ होती है वहाँ पे ये प्लास्टिक को इंसर्नेट कर सकते हैं, वहाँ पे उन्हें जला सकते हैं। तो ये नए रूल के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन हुआ है कि आप उस जो भी प्लास्टिक है उससे कैसे एनर्जी रिकवर कर सकते हैं। ये अभी साइड में एक पिक्चर है, दैट इज जिसको ने ये सबसे पहले ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करके के ये प्लास्टिक के रोड्स बनाए थे इन्होंने, ये प्लास्टिक के रोड्स हैं। प्लास्टिक में पहले के रूल में ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कचरे को अलग अलग करके देना है, या फिर कचरे को अभी अभी हम बहुत सुनते हैं कि गीला कचरा अलग देना है, सूखा कचरा अलग देना है। पहले 2011 के रूल्स नहीं थे, अभी 2016 के रूल के अकॉर्डिंग हमें ये इंश्योर करना है कि और इनकरेज करना है कि लोग अपने कचरे को अलग अलग करें, ताकि गीला कचरे को अलग करें, सूखा कचरे को अलग करें। वहाँ पे कचरे का सेग्रीगेशन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छे प्रोसेस में चले कि आप लोग देखते होंगे कि घर से गाड़ी वाला आता है, कचरा लेता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। ये इंश्योर करना इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल में बनाया गया है, और ये भी हमें इंश्योर करना है इन रूल्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी एनवायरमेंटल डैमेज ना हो इन सब प्रोसेस के दौरान, कि एनवायरमेंट नहीं पहुंचा है, कि हमने अगर ठीक से कलेक्शन नहीं किया या ठीक से उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं की, इन सब की वजह से जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उन सब डैमेज को रोकना भी हमें ही इंश्योर करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। कि चैनलाइज रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट टू रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स। अभी हम कबाड़ी वाले आते हैं तो हम उन्हें अपना कचरा दे देते हैं, मगर अभी पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि हमें अपना कचरा एक रिसाइकलिंग के लिए देना है। तो अभी नए रूल्स के अकॉर्डिंग ये इंश्योर करना होता है कि ये जो सारा कचरे का प्रोसेस है, रिसाइकल वेस्ट का प्रोसेस है, वो एक चैनलाइज वे में हो, कि कुछ रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हैं कचरे को कलेक्ट करके वो वहां तक एक प्रॉपर प्रोसेस से पहुंचाए, ताकि वो कचरा इधर उधर ना जाए। इसकी प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजेबल और जो प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल है नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जिसका रिसाइकल हम नहीं कर सकते, उन सभी को जो प्लास्टिक वेस्ट एज पर सीपीसीबी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही डिस्पोज करना है, जो भी सीपीसीबी की गाइडलाइंस दी गई हैं, ना कि उन्हें इधर उधर फेंक देना है जो कि नॉन रिसाइक्लेबल चीजें हैं। नेक्स्ट इज, पहले कोई ऐसा रूल नहीं था कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है या कुछ, क्योंकि पहले इतना ज्यादा वेस्ट का इश्यू नहीं था जितना अब बढ़ गया है। नाउ तो गवर्नमेंट एक रूल बनाती है कि हमें स्टेक होल्डर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी है, सिविल सोसाइटीज और ग्रुप वर्किंग वेस्ट पिकर इन सबको एंगेज करके अवेयरनेस क्रिएट करना है कि लोग
अपने वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को इधर उधर ना फेंक के उसका सही तरीके से प्रोसेसिंग करने में हेल्प करे, या उन्हें सही जगह पे अच्छे से स्टोर करके रखे, और जहाँ पे उन्हें कॉमन एरिया है कि जहाँ पे ये कचरे को देना है वो वहीं पे देना, कि इधर उधर फेंके उन्हें। नेक्स्ट इज, पहले लोग आराम से अपने कचरे को, एक जगह काफी कचरे इकट्ठा हो गए तो उन्हें जला देते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग ये दैट बर्निंग जो है ऑफ प्लास्टिक, इसको नहीं करना। लाइक ओपन बर्निंग को हमें ओपन बर्निंग को स्टॉप करना है, कि हमें इंश्योर करना है कि कहीं पे कचरे की ओपन बर्निंग नहीं हो, खुले में कोई कचरा ना जला रहा हो। इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक एयर पोल्यूशन भी होता है। वो गंदे जले हुए कचरे की बदबू से हमें बहुत रेस्पिरेटरी डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये इंश्योर करना होता है कि कोई ओपन बर्निंग ना कर रहा हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वेस्ट जनरेटर्स कौन होते हैं। वेस्ट जनरेटर्स आर, सभी वेस्ट जनरेटर है। जो भी इंसान कचरा इकट्ठा कर कचरा उत्पन्न कर रहा होता है, पॉल्यूशन कम करता हूँ, तो वो जिसके घर से भी कचरा आता है सभी वेस्ट जनरेटर है। लाइक आपके घर से भी कचरा आता है, मेरे घर से भी कचरा आता है, सबके घर से जो भी कचरा इकट्ठा करते हैं तो वो सभी वेस्ट जनरेटर है। लाइक जो स्टेक होल्डर्स हो गए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, सभी कचरा प्रोड्यूस करते हैं, तो सभी क्या है, वेस्ट जनरेटर है। तो आप सब भी वेस्ट जनरेटर है। अग्री? Do you guys agree कि आप भी वेस्ट जनरेटर हैं? अग्री। सो वेस्ट जनरेटर कौन कौन हो सकते हैं? ग्रुप, एक पूरा ग्रुप हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, रेसिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स हो गए, ये भी वेस्ट जनरेटर के अंदर आते हैं। मॉल्स, होटल्स, पिक्चर्स हॉल, ये सभी भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स भी वेस्ट जनरेटर्स होते हैं। रिटेलर शॉप्स हो गए, ये भी वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में है। स्ट्रीट वेंडर्स जो स्ट्रीट फूड वगैरह जो करते हैं वो भी वेस्ट जनरेटर ही हैं। इंडियन रेलवे इज ऑल्सो अ वेस्ट जनरेटर। एयरफोर्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स एंड हार्बर्स जहाँ पे शिपिंग वगैरह होती है वो भी वेस्ट जनरेटर्स हैं। डिफेंस भी वेस्ट जनरेटर है, जहाँ से भी कचरा आ रहा है। Like every person who is responsible for organizing an event which involves service or foodstuffs in plastic or multi-layered plastic packaging ये एक वेस्ट जनरेटर्स के लिए अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उतने देर से तो हम स्टेक होल्डर्स और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे थे, अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ वेस्ट जनरेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कुछ भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे ये मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग या फिर बहुत सारे फूड स्टफ होते हैं, या फिर जो भी पार्टीज वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये एंश्योर करना होता है कि वहाँ पे जो मटेरियल्स है उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट हो सके। ऐसे इवेंट्स के दौरान जैसे किसी के घर में कोई शादी हुई तो वहाँ पे जो भी वेस्ट निकले तो उनकी सेग्रीगेशन यानी कि अलग अलग करके रखना, और उन्हें कैसे मैनेज करना है, कि उन्हें खुद से मैनेज करना है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक कैसे पहुंचाना है, ये सभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी है कि ये हम इंश्योर करें। और हमें ये भी देखना होता है कि प्लास्टिक को हम कैसे मिनिमाइज कर उन्हें देना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि उन्हें देने के बजाय हम इधर उधर फेंक दें। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सेग्रीगेटेड कचरे या प्लास्टिक को ऑथराइज्ड एजेंसी तक दें। एंड ये जो सर्विसेज हम ले रहे हैं कि हम ये हैंड ओवर कर रहे हैं लोकल बॉडीज को, या फिर ये जो हमारा कचरा अच्छे से मैनेज हो रहा है, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे लिए कर रहा है, इन सब के लिए हमें एक यूजर फी देना होता है। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मैनेजमेंट के लिए हम एक यूजर फी दें। नेक्स्ट इज the shopkeepers and street vendors willing to provide plastic carry bags for dispensing any commodity
जो भी ये प्लास्टिक कैरी बैग्स का यूज कर रहे हैं उन्हें रजिस्टर करना होता है लोकल बॉडी के साथ। और ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी जो है दैट इज 48,000 per year to 4,000 per month उन्हें वो देना होता है। Next is the registered shopkeeper shall display at prominent place that plastic carry bags are given on payment। ये भी रूल है कि वो जो वेंडर्स हैं या फिर शॉपकीपर्स हैं उन्हें ये मेंशन करना होगा कि ये जो कैरी बैग्स है ये पेबल है, लाइक कि उनके लिए उन्हें कुछ अमाउंट देना होता है। डिफॉल्टर्स लाइबल टू पे सच फाइन्स, जो भी कचरे की मिसमैनेजमेंट करते हैं या फिर लाइक छुपके ये प्लास्टिक को इधर उधर मैनेज करते या फेंकते हैं या फिर यूज करते हैं, तो इन्हें बाय लॉज के अकॉर्डिंग इन्हें फाइन पे करना होता है। जो भी ये मिसमैनेज कर रहे हैं प्लास्टिक का, इनके लिए इन्हें एक फाइन पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज that is responsibility of producer, importers and brand owners, that is PIBOS. PIBOS needs to work out modalities for waste collection system for collecting back the plastic waste in consultant with local authorities। जो भी ये है इन्हें वेस्ट कलेक्टिंग सिस्टम के लिए जो है वो प्लास्टिक वेस्ट वाले जो है वो लोकल अथॉरिटीज, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या PRO जो है उन्हें एक नोटिफिकेशन रूल्स देते हैं। 2 साल के अंदर उन्हें एक नोटिफिकेशन जाएगा ये रूल्स के अकॉर्डिंग विद इन 3 months ऑफ अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, और इन्हें 3 महीने के अंदर खुद को रजिस्टर करना होगा SPCB और PCC के साथ। PIBOs have responsibility to approach local body for formulation of plan system। ये जो PIBOs है इन्हें लोकल बॉडी के साथ कांटेक्ट करना होगा ताकि वो एक प्लान या फिर एक सिस्टम बना सके इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के लिए एज पर EPR, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये EPR जो है, EPR स्टैंड्स फॉर कि जो भी प्रोड्यूसर है लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज जो प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्लास्टिक के मैनेजमेंट के लिए भी वही जिम्मेदार है कि जो कचरा हमने बनाया है उसके मैनेजमेंट के लिए हम जिम्मेदार है। तो ये EPR उसी के लिए है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Ensure EPR starts functioning within 2 years of notification। जब ये रूल्स बने 2016 रूल्स, तो EPRs के लिए ये कहा गया कि जो भी प्रोड्यूसर इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो विद इन 2 years ये EPR फंक्शनिंग में आ जाए कि वो कैसे प्लान कर रहे हैं कि वो जो मार्केट में जितना अमाउंट ऑफ प्लास्टिक ला रहे हैं उतना अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वो कैसे मैनेज कर रहे हैं या कैसे रिसाइकल कर रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूसर EPR टू मैनेज, ये जो पहला था वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बना था इन द ईयर 2012। इनकी ड्यूटीज क्या क्या है EPR की? इनका काम है कि वो सपोर्ट करे और फंड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मैन पावर दे, ताकि ये जो वेस्ट का कलेक्शन हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट का या फिर इसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो स्मूथली चले। जितना कचरा उन्होंने, जितना भी प्लास्टिक उन्होंने मार्केट में लाया है वो अच्छे से सेग्रीगेट होके, प्रोसेस होके उनके पास वापस आए या फिर थर्ड पार्टी के पास जाके उसकी वो प्रॉपर मैनेजमेंट या फिर डिस्पोजल वो जो भी करना है वो प्रॉपरली एक साइकिलिंग वे में चलते रहे। इन EPRs को हर साल एक एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है। प्लास्टिक इन्फ्यूज इन एनवायरनमेंट, कितना वो प्लास्टिक उन्होंने प्रोड्यूस किया, कितना उन्होंने मैनेज किया, इन सब की एनुअल रिपोर्ट उन्हें देनी पड़ती है। और कितना लाइक नेक्स्ट पॉइंट में वही है कि कितना उन्होंने रिकवर किया टोटल प्लास्टिक, जितना लाइक मान लो उन्होंने 100 kg प्लास्टिक किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया तो उन्हें ये रिपोर्ट देना है कि उन 100 kg प्लास्टिक में से उन्होंने कितने प्लास्टिक को रिकवर कर लिया, कि उतना उनके पास प्लास्टिक आ गया, उनको उन्होंने मैनेज किया, उसे प्रोसेस किया और फिर उसे अच्छे से लाइक एक साइक्लिंग वे में उसे कंप्लीट किया उसकी प्रोसेसिंग को। ना ये एक है लाइक प्रोड्यूसर्स, फिर उनके आगे ब्रांड ओनर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैक होल्डर्स, रिटेलर्स, फिर कलेक्टर्स
इसमें आ गए यूएलबी, रैक पिकर्स, सिटीजन्स या एनजीओ इनिशिएटिव्स हो गए, हो गए, जो कबाड़ी वाला होते हैं, किराना स्टोर होते हैं, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, फिर वो शॉर्ट होते हैं वहाँ पे, फिर वो रिसाइकलर के पास जाते हैं, वहां से वो वेस्ट टू एनर्जी बना सकते हैं, वेस्ट टू फ्यूल बना सकते हैं, उसे फिर इंसरनेट कर सकते हैं, या फिर उससे वो उन्होंने कितना रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया, और उसके बाद वो जो पीआरओस है उन्हें वो जनरेटर सेफ डिस्पोजल सर्टिफिकेट मिलता है, फिर उनके रिपोर्ट्स के आधार पे उन्हें वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, और फिर अगेन वो प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसी तरह वो साइकिलिंग चलते रहती है, फिर प्रोड्यूस किया, फिर वो रिटेलर्स तक गया, हाउस होल्ड, फिर उसकी कलेक्शन, उसमें कितना उन्होंने यूज किया, ये प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की 3 ऑप्शंस टू पीआईबीओस। इन जो पीआईबीओस है इनके पास 3 क्या क्या ऑप्शंस है। ये या तो ये पे अ फी टू अ सेंट्रल कॉर्पस दैट वुड स्पेंड टुवर्ड मैनेजिंग द वेस्ट, या तो ये एक अमाउंट पे कर सकते हैं सेंट्रल कॉर्पस को, ताकि वो जो वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ वो जो पे है उसे वो स्पेंड कर सके, पार्टिसिपेट इन और डू इट, या फिर वो खुद से ये कर सकते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है ये उन्हें खुद दे सकते हैं, कर सकते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए। पे फॉर एस्टैब्लिशिंग प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट एंड मैनेज पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट। इन्हें एक अमाउंट पे करना होता है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, ताकि वो जो प्लास्टिक के पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक मैनेजमेंट हो सके। बाय क्रेडिट फ्रॉम अ सिस्टम दैट वुड बी एस्टैब्लिश्ड टू ऑफसेट द प्लास्टिक वेस्ट दे जनरेट। जो भी ये प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं उन्हें ये सिस्टम के तहत वो पूरा वो कैसे मैनेज करते हैं, ये भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जून 2020 फ्रेमवर्क एंड ऑब्जर्वेशन, ये जो जून 2020 का फ्रेमवर्क है इनकी इसमें क्या क्या मेंशन्ड है। इन सम केसेस द ड्राफ्ट EPR rules use PRO to refer to a group of brand owner and producer, refer to waste management agency। ये क्या कर सकते हैं कि ये खुद ही रिसाइकलर को रेफर कर सकते हैं, या फिर किसी ब्रांड ओनर से कंसल्ट कर सकते हैं, या वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी ये कंसल्ट कर सकते हैं। Now it is unclear that which agency is a PRO। अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं है that कौन सी जो एजेंसी है वो PRO, unless it is clear who the PRO is and what is its role would be, how is this model to be executed। इस जो फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि पीआरओ के अंडर कौन कौन से हैं, ये पीआरओ कौन कौन सी एजेंसी पीआरओस के अंडर आती हैं। तो जब तक ये मेंशन नहीं होता कि पीआरओस के अंडर कौन कौन सी एजेंसी आती है, तो हम ये मॉडल को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये एक ड्रॉबैक है इस फ्रेमवर्क का। Next is generally PROs are organizations specialized in managing EPRs for PIBOs against collection and manage, recycle, dispose an equal amount of plastic waste generated due to business of PIBOS। सबमिट एनुअल, इनका काम है ये जो पीआरओस जो होते हैं वो जनरली ईपीआरस होते हैं जो कि ये पूरा प्रोसेस देखते हैं, एंड द नेक्स्ट इज इनका काम होता है कि ये कलेक्ट करे, मैनेज करे, रिसाइकल करे, डिस्पोज इक्वल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक जितना उन लोगों ने जनरेट किया है। नेक्स्ट इज इन्हें एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है, तो प्लास्टिक जितना उन्होंने मार्केट में लाया, एनुअल रिपोर्ट ऑफ सबमिट की उन्होंने कितना प्लास्टिक रिकवर किया, तब जाके उन्हें एक सेफ डिस्पोजल सर्टिफिकेट मिलता है। गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स, यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर EPR रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इश्यू किया है, इसके तहत इनकी जो पूरा फ्रेमवर्क है वो अब हम देखते हैं। एज पर जून 2020 फ्रेमवर्क, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उन्हें वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस, प्रोड्यूसर, civic bodies, collectors, recycler, etc. would be registered with a new national register agency through online portals। ये सभी को इन्वॉल्व करके इन सभी को एक न्यू ऑनलाइन पोर्टल के तहत रजिस्टर करना है, जितने भी रिसाइकलर्स वगैरह इन सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। नेक्स्ट इज propose to give manufacturer 5 years to achieve waste management target। इन्हें जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्हें 5 साल का टारगेट दिया जाए
ताकि वो वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी 5 साल का समय दिया जाए ताकि वो जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर सके, starting 30% and moving up to 90% in the 5th year after the rules and notice. जितना भी जो भी रूल्स है या नोटिस उन्हें आया उससे स्टार्टिंग में 30% एंड देन टू 90% इन्हें पूरा वो वेस्ट मैनेजमेंट टारगेट्स को अचीव करना होगा. इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक क्रेडिट टू फॉर्मुलेट ईपीआर, इन्हें एक प्लास्टिक क्रेडिट्स भी फॉर्मुलेट करना होगा. नेक्स्ट इज plastic credits. PIBOs are not required to recycle their own plastic waste. ये जरूरी नहीं है कि वो अपना प्लास्टिक वेस्ट जो है वो खुद ही रिसाइकल करे, वो एक थर्ड पार्टी की भी हेल्प ले सकते हैं. द मैन्युफैक्चरर पर्स प्लास्टिक क्रेडिट फ्रॉम प्रॉपरली accredited processes such as recyclers, waste to energy plant operators, organization utilizing plastic in road construction, cement co-processors and exporters. तो वो इन सब लोगों से जो भी रिसाइकलर्स हैं या फिर जो ऐसी कंपनीज जो प्लास्टिक को से एनर्जी बना रही है, जो प्लास्टिक से फ्यूल बना रही है, जो प्लास्टिक को रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है या फिर सीमेंट क्रॉप प्रोसेस में, तो इन सब की जगह पे वो उन सब की हेल्प से, थर्ड पार्टी की हेल्प से भी वो अपने प्लास्टिक को मैनेज कर सकते हैं. टू इंश्योर दैट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग वेस्ट हैज बीन रिकवर्ड टू रिसाइकल्ड मीट देयर वेस्ट मैनेजमेंट ऑब्लिगेशन एज अप. ये इनका उनका काम है कि जितना प्लास्टिक उन्होंने मार्केट में प्रोड्यूस किया है, पैकेजिंग वेस्ट जो भी उनका प्रोड्यूस हुआ है, उतना ही वो उसे रिकवर कर सके और उसकी रिसाइकलिंग कर सके. Now the next is the accredited processors therefore receive additional funding for every ton of packaging waste they reprocess and have incentive to acquire further tons, thereby driving up recovery rates. उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंडिंग भी देनी पड़ती है, एडिशनल फंडिंग फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट रीप्रोसेस, उसकी जो रीप्रोसेसिंग होती है उसके लिए. या फिर यहाँ पे एक इंसेंटिव्स की भी एक रूल्स यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है. नेक्स्ट इज प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल डज नॉट डिस्करेज प्लास्टिक प्रोडक्शन. अभी इस प्लान के तहत हमें ये डिस्करेज नहीं करना है कि ये प्लास्टिक की प्रोडक्शन कम हो. हमें बस ये इंश्योर करना है दैट जो भी प्रोड्यूसर हो रहा है, वो जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉस्ट फ्रेंडली, फाइनली जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो रिकवरी वगैरह है वो उससे हम प्रोड्यूसर को उसका बर्डन ना देने हो, कंज्यूमर्स को उसका बर्डन हम ना दे रहे हो. जो भी प्लास्टिक बन रहा है उसकी जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, इन सब का बर्डन कंज्यूमर पे ना जाए. Next framework, the rules do not hold producers responsibility. अब इसके drawbacks क्या है? The rules do not hold producers responsible, rather offer them ways to evade responsibility by falling to put curbs on overproduction, and the draft failed to emphasize waste minimization. Also provides no clarity on how these model will work. अब इस रूल में जो भी है कि हमें ये अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी ये जो प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अभी उतनी क्लियर फॉलोइंग. सर मेरी फोन की बैटरी हो रही है, मैं 1 मिनट से चार्जिंग में कनेक्ट कर लेती हूँ. ओके, स्टार्ट करती हूँ. ओके. Next is the polluters pay principle is behind all 3 models suggested producer, which is one in other word is equivalent to paying plastic manufacturers to overcharge consumer to pay and continue to pollute. ये frameworks है इसके according
Polluter pay principle is behind all three models. So this is for producer, which is another word is equivalent to telling plastic manufacturers to overcharge consumer to pay and continue to pollute. ये जो रूल्स हैं इनके ड्रॉबैक ये हैं, ये जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्हें एक तरफ तो बोला जा रहा है कि इन्हें अपने प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के भी करना है, और कहीं ये इसमें ये इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि इससे कंज्यूमर पे कोई बर्डन न जाए, ये कंज्यूमर को ओवरचार्ज कर रहे हैं और ये एक तरह से अपने पोल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं पोल्यूशन क्रिएट करने को, प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट करने को. 2020 framework observation give that waste management is a state subject. Draft EPR rules enforced on a subject that falls under the state list. इस रूल के वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा वो प्रोसेस है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो भी EPR वगैरह है वो सारा एक स्टेट का सब्जेक्ट है. और ये जो पूरा लिस्ट है वो एक स्टेट के अंडर ही कन्फाइंड है. इट इज इनअप्रोप्रिएट टू अभी इस रूल के तहत सेंट्रल अथॉरिटीज जो है वो इम्प्लीमेंट या फिर मॉनिटर करने के लिए प्रोग्राम के वो कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज. इसमें यही है कि अभी जो सारे रूल्स हैं वो सेंट्रल से चल के आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे पटना में अगर प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज के लिए अगर कोई छोटा सा भी प्रोग्राम करना है, कोई फंड चाहिए होगा तो उसके लिए अगेन यहाँ से ये लेटर लिख के जाएगा, फिर ये म्यूनसिपल को जाएगा, फिर म्यूनसिपल के बाद स्टेट के पास जाएगा, फिर स्टेट इसको सेंटर के पास भेजेगा, फिर सेंटर स्टेट को भेजेगा. तो ये लॉन्ग प्रोसेस है. उससे बढ़िया है कि अगर पूरी ताकत अगर स्टेट को दे दी जाए, पूरा कंट्रोल स्टेट को दे दिया जाए तो स्टेट इस पर आराम से काम कर लेगा, सेंटर को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है. Then it talks about yeah, go ahead. The corpus could be credited at the state level with the urban development department and monitored at the central level. Cities should be able to access the corpus through proposals to UDD, that is Urban Development Department. This will reduce administrative approvals and improve efficiency of the implementation. जैसा कि सर ने अभी बताया कि लाइक सारे पावर सेंट्रल अथॉरिटी पास है, बट अगर डिवाइड करके ये जो सारे एक्शन प्लान है ये एक अच्छे एफिशिएंट वे में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. Next is draft refer to formalizing the informal waste management sector. For instance, it suggests registered waste pickers with ULBS. अभी जो इस ड्राफ्ट के तहत उन्हें फॉर्मलाइज करने का प्लान था ताकि वो रजिस्टर कर सके कितने वेस्ट पिकर्स अपने आप को यूएलबी के साथ रजिस्टर कर सके, ताकि उन्हें भी वो सारे बेनिफिट्स तो मिल सके जो लाइक फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को मिलते हैं और उन्हें उससे प्रॉफिट भी हो सके. और हम इससे ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि वेस्ट जो है सही तरीके से प्लास्टिक वेस्ट की प्रोसेसिंग हो रही है. बट हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ मॉडलिटीज वुड बी अडॉप्ट टू दिस नीड, बट ये कैसे होगा ये भी अभी इसमें क्लियर नहीं है. इस 2016 रूल्स जो आए हैं, फ्रेमवर्क्स जो है 2020 फ्रेमवर्क्स, इसमें अभी ये क्लियर नहीं है, ये इसके ड्रॉबैक है. थैंक यू, दैट्स इट. एनी क्वेश्चंस? I think it was pretty good. Thank you, Kavita, for sharing the legislation. और क्या रूल्स हैं? सो आप लोगों को पता था क्या कि प्लास्टिक के ऊपर कोई रूल्स है पहले से? जो प्लास्टिक वेस्ट हम लोग जनरेट होता है पटना में या फिर इंडिया में या फिर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो उसको मैनेज करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं. क्या आप लोगों को पहले से ये पता था? अंशु? यस सर.
आर्यन, आप दोनों को आर्यन राइट, आप लोगों को पहले से पता था कि कोई रूल्स है? नो सर। नहीं पता था, लेकिन आज पता चला कि कुछ रूल्स है। हाँ, पूरी बात समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ये एक तो बहुत ही लंबा था, और इसको रूल्स को जनरली आसानी से समझा नहीं जा सकता, उसको 3-4 बार देखना पड़ता है। तो लेकिन कुछ कुछ तो आप लोग को समझ में आया होगा कि प्लास्टिक वेस्ट को Yes. सेग्रीगेट करते हैं। दीदी ने बढ़िया से बताया है ना? तो आप लोगों को मैं एक सर्वे फॉर्म भेजूंगा, ठीक है? वो प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर जो आपने आज जाना है उसी के ऊपर एक सर्वे हम लोग कर रहे हैं। तो वो सर्वे फॉर्म आप लोग आपकी ग्रुप में भेज दूंगा, वो आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। वी आर ऑलरेडी Okay. लेट। सो आप लोग इको ब्रिक्स बना रहे थे क्या? आप लोग अपने स्कूल में इको ब्रिक बनाए हैं क्या? नो सर। नो। तो कविता, थोड़ा सा आप इको ब्रिक के बारे में इनको बता देंगे, फिर मैं इनको वीडियो भेज दूंगा, सो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन योर कैंपेन ऑफ इको ब्रिक्स। One minute. So the concept of eco-brick is very simple. It's like जो भी हमारे पास प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, जो पेट बॉटल्स हो गए, या आप कोको कोला पीते हैं, हम सब पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल, या फिर जो बिस्लेरी के वाटर बॉटल्स आते हैं, वो एक बॉटल लेके जो भी सिंगल, आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? थोड़ा पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? क्या मैम? क्या मैम? आपको पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक? नो। ऐसे प्लास्टिक्स जिनका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। लाइक जैसे हम चिप्स खाते हैं एज फॉर एग्जांपल, तो वो चिप्स का जो पैकेट है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, हमने चिप्स खा लिया, फिर उसके बाद उस प्लास्टिक की हमें कोई जरूरत नहीं, वो सीधा हमें डस्टबिन में फेंकना होता है। जैसे उस तरीके के 5 चिप्स हमने खाए तो उस तरीके के 5 पैकेट्स हम सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ऐसे प्लास्टिक जिनका इस्तेमाल हम थोड़ी देर के लिए करते हैं या फिर एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे हम फेंक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ और आजकल वो प्लास्टिक के कप्स वगैरह जिसमें हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, एक बार इस्तेमाल करके हम उन्हें फेंक देते हैं। तो ये सभी जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाते हैं। इसमें वो चिप्स के पैकेट्स हो गए, चॉकलेट के पैकेट, यहाँ तक कि हमारे किचन में जो ऑयल हो गए, ऑयल आते हैं, और नमक के पैकेट्स हैं, ये सभी सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं। तो इको ब्रिक बनाने के लिए हम उन प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक ये जो बॉटल है, यस मैम, बॉटल। यस मैम। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को फिल किया है। इसमें ये नमकीन भुजिया के पैकेट हैं, मैम, के पैकेट हैं, ऑयल के पैकेट हैं, इन सभी को हम इससे फिल, मैम आवाज नहीं आ रहा। एकदम टाइटली इन सभी को हमने एक काफी टाइटली फिल किया है इसके अंदर। ये मैगी के पैकेट्स हैं या फिर चिप्स के पैकेट हैं, इन सभी को काफी टाइटली हम इन्हें फिल कर देते हैं इसके अंदर। तो ये सारे प्लास्टिक एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे ये सड़क किनारे जाके इधर उधर जो पूरे नाली वगैरह को चोक करते हैं, तो इन सब से ये बचा सकते हैं। सभी को हम इसके अंदर डाल के इको ब्रिक बनाते हैं। तो ये इको ब्रिक है, एक इको ब्रिक कंप्लीट है, एक कंप्लीट के होने के प्रोसेस में इको ब्रिक। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। आप जो भी लाइक आपने मान लो घर में चिप्स खाया, तो उस चिप्स के पैकेट को आप डस्टबिन में ना डाल के बॉटल में फिल कर सकते हो। आपने भुजिया खाया, तो फिर आपने कुकीज खाई, तो उसके पैकेट के, आपके घर में कुछ नमक वगैरह के इस्तेमाल हुए तो उसके पैकेट्स वगैरह आप इसमें फिल कर सकते हो। तो ये इको ब्रिक का कॉन्सेप्ट है। ओके मैम। तो आप इस तरीके की बना सकते हैं, और फिर आप जब आपके स्कूल ओपन हो जाए तो आप इन्हें स्कूल कर सकते हैं। यस मैम। आगे जो भी प्रोसेस होती है कलेक्ट करके उन्हें हम पहुंचा सकते हैं वहाँ तक। तो आप ट्राई कीजिए। इससे एक और फायदा है कि आपके घर के कचरे भी रिड्यूस हो जाएंगे, लाइक जो डस्टबिन फिल होते हैं ना, ये मैगी वगैरह के रैपर से, ये भी कम होंगे। यस मैम। ओके, तो
परफेक्ट। तो ठीक है, तो आप लोग इको ब्रिक्स बनाइए और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, स्कूल के दोस्त हैं, घर के अगल बगल के दोस्त हैं, उनको भी बताइएगा इको ब्रिक बनाने के लिए। और जब आपका स्कूल खुलेगा तो कविता दीदी आएंगे आपके स्कूल में और ये सारा प्लास्टिक बॉटल कलेक्ट करके लेकर जाएंगी और इसको भेजेंगे रिसाइकलिंग के लिए, जिससे हो सकता है कि सड़क बने पटना के आसपास के गांव में कहीं। तो आप लोग यस जो मैम। सड़क बनाने के लिए कविता दीदी को देंगे प्लास्टिक कलेक्ट करके। यस सर। परफेक्ट, ओके। और अपने दोस्तों लोगों से भी बोलेंगे। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कविता। Thank you, sir. Thanks We to have them already for shooted the out of the time. Anyways, it was a brilliant presentation. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Goodbye. Have a good day, sir. Same to you.